बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड 10 क्लास उर्दू की जो न्यू बुक है उसका सबक नंबर 3 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में मुकम्मल हम इसकी रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे, इसका खुलासा, मरकज़ी ख्याल और एक्सरसाइज के एंड पे कुछ सरगर्मियों के क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, उनको भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कुफारा एक अफसाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कुफारा का मतलब क्या है। कुफारा कहते हैं किसी गुनाह का शरई उतार, कि जो चीज़ गुनाह को दूर कर दे या गुनाह को ढांप दे उसे कुफारा कहा जाता है। अफसाना क्या होता है? अफसाना उर्दू अदब की नसरी इसनाफ में से एक अहम सिनफ है। ये एक मुख्तसर कहानी होती है जो किसी एक वाक़ये, जज्बे, ख्याल या मसले को मुअस्सर अंदाज में पेश करती है। पढ़ने से पहले ये 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, अफसाने के अज्साए तरकीबी कौन से हैं? तो इसका जवाब है, अफसाने के अज्साए तरकीबी जो हैं वो दर्ज झैल हैं। सबसे पहले है प्लाट, कहानी का बुनियादी ढांचा या खाका जो वाक़यात को मरबूत करता है, प्लाट कहलाता है। उसके बाद है किरदार, कहानी में शामिल अफराद या मखलूक़ात जिनके गिर्द कहानी घूमती है, जो उसके किरदार होते हैं या जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, जो भी मखलूक होती है, कहानी जिनके रिलेटेड घूमती है, उसको किरदार कहते हैं। तीसरे नंबर पर है नुक्ता नज़र या मरकज़ी ख्याल, कहानी का बुनियादी मौजू या मुसन्नफ़ का नुक्ता नज़र जिसे वो पेश करना चाहता है। उसके बाद है मकालमा, किरदारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो कहानी को आगे बढ़ाती और किरदारों को वाज़िया करती है। इसके बाद है आगाज़ व इख्तिताम, आगाज़ होता है जहाँ से कहानी शुरू होती है और इख्तिताम जहाँ पे कहानी अपने इंजाम को पहुँचती है। कहानी का इब्तदाई हिस्सा जो वाक़यात का तारुफ कराता है और इख्तिताम वो हिस्सा है जहाँ कहानी अपने इंजाम को, इख्तिताम को पहुँचती है। छठे नंबर पर है असलूब बयान, मुसन्नफ़ का मखसूस अंदाज़ तहरीर, ज़ुबान बयान और तर्ज़ इज़हार जो कहानी को मुनफरद बनाता है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, उर्दू ज़ुबान व अदब में अफसाना निगारी की इब्तदा किसने की? तो इसका जवाब है, उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम प्रेमचंद का है, जिन्होंने ये जो आज हमारा सबक है कुफारा ये लिखा है। प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने के लिए राहें हमवार की, इसलिए प्रेमचंद को ही उर्दू अफसाने का मौजद कि उसको ईजाद करने वाला करार दिया जाता है। उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में शाया हुआ, जिसने उर्दू अफसाने को एक नया रंग दिया और हकीकत पसंदी की बुनियाद रखी। यहाँ से हमारा सबक शुरू हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल को कई बार जिगरदोज साहनियात, जिगरदोज के तकलीफ़ पहुँचाने वाले, सदमा पहुँचाने वाले जो वाक़यात होते हैं के सुनने का इत्फाक हुआ कि उनके साथ बहुत मुश्किल हालात पेश आए या उनको कई बार ऐसे वाक़यात पेश आए जो गहरा सदमा जिनसे पहुंचा, लेकिन उनका चेहरा कभी इतना जर्द और दिल कभी इतना पामाल नहीं हुआ था जितना वो सरकारी लिफाफा खोलकर हुआ जो एक दिन 10 बजे दफ्तर आते ही उन्हें मिला, कि एक उन्हें लिफाफा मिला जो जिसकी वजह से उनका चेहरा जर्द हो गया। उससे पहले कभी उनको उस लेवल का सदमा नहीं पहुंचा था जितना उस लिफाफे को देखकर उनका दिल पामाल हुआ। लिफाफा हाथ में लिए वो कई मिनट तक सकते के आलम में, सकता होता है कि आपका हवास जो हैं वो काम करना छोड़ दे, सकते के आलम में खड़े रहे, गोया सारे हवास
मफलूज हो गए हों, कि जो आपके हवास होते हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया हो, वो मफलूज हो गए हों। गोया दुनिया उनकी नज़रों में तारीक हो गई हो। बोर्ड के सेक्रेटरी साहब ने पेंशन ले ली थी और इस लफाफे में नए सेक्रेटरी के तकर्रुर का हुक्म था। इस नए तकर्रुर पर बाबू साहब की सूरत इतनी मुतगय्यर हो गई थी कि जो बाबू मदारी लाल है वो इतना परेशान हो गए कि किसी और दुख के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी उनको इतना बड़ा दुख मिला हो। सरकार ने सबूत चंदर को इस ओहदे पर मामूर किया था और सबूत चंदर वो शख्स था जिसके नाम से ही बाबू मदारी लाल को नफ़रत थी, यानी कि इनका नया सेक्रेटरी जो है वो तकर्री उनकी होनी थी, पुराने वाले ने पेंशन ले ली थी। अब ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा सदमे का बायस बनी। वो सबूत चंदर जो इनका हम जमात था, जिसे ज़िक यानी कि तकलीफ़ देने के लिए उन्होंने मदारी लाल ने बारहा कोशिश की और हमेशा नाकाम रहे, वो आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सबूत चंदर की बहुत दिनों से कोई खबर ना मिली थी। वो लड़ाई में शरीक होकर बसरा चला गया था। बाबू साहब ने समझा था वहीं मर गया होगा, मगर आज वो सेक्रेटरी हो गया और मदारी लाल को उसकी महतैती में कि उसके अंडर जो है वो मदारी लाल को काम करना पड़ेगा। इस ज़िल्लत से तो मौत के इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से तो मौत बेदर्जहा बेहतर थी कि मौत 1000 दर्जे बेहतर है। यकीनन सबूत को स्कूल और कॉलेज के वाक़यात याद होंगे। मदारी लाल ने उसे स्कूल से निकलवा देने के लिए कई बार साजिशें की, गलत इल्ज़ाम लगाए बदनाम किया, यानी कि ये दोनों की आपस में बनती नहीं है। क्या किया सबूत? वो सारी बातें भूल गया होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो आते ही आते इंतकाम लेने की कोशिश करेगा और मदारी लाल को जांबरारी के जान बचाने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। मदारी लाल और सबूत दोनों एक ही दिन एक ही मदरसे में दाखिल हुए थे और उसी दिन मदारी लाल के दिल में हसद की आग मुश्तइल हो गई कि मदारी लाल के दिल में हसद आ गया। सबूत का कसूर सिर्फ यही था कि वो मदारी लाल से ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा हाज़िर जवाब और ज़्यादा खंदा पेशानी का हामिल था और मदारी लाल ने इसका कसूर कभी माफ़ नहीं किया। जब सबूत डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी लाल फेल होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में नौकर हो गया, तब उसे कदरे इत्मीनान हुआ। जब मालूम हुआ कि सबूत बसरा जा रहा है, तब मदारी लाल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नज़र आया, यानी कि उसको खुशी हुई कि उससे जान अब छूट रही है, कभी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके दिल में क्या थी? हसद थी। उनके दिल से ये दरीना खलश निकल गई कि उनकी ये पुरानी ख्वाहिश थी मगर वाए नाकामी कि, लेकिन फिर भी वो दोबारा आ गया। आज वो पुराना नासूर सदगो नसोजश और तपश के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सबूत के हाथ में थी और मदारी लाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दरिया में बहे जा रहे हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा हसद की वजह से ये महसूस हो रहा था कि उनको उनके महताती में काम करना पड़ेगा और पता नहीं कैसा माहौल होगा। अभी वो उनसे मिले भी नहीं, लेकिन वो ये सारी उसकी अपनी सोच है हसद की वजह से। जब ज़रा ओसान बेजा हुए, जैसे ओसान ख़ता होना, ओसान बेजा होना, यानी कि जैसे उसके ओसान जो हैं वो मफलूज हो गए थे, वो हवास बाख्ता हो गया था, लेकिन जब वो थोड़ा सा उसकी हालत ठीक हुई तो मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग ज़रा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा कि अब वो जो अमला है उनके दफ्तर का, उसे भी
उसके सबूत के खिलाफ भड़का रहा है। सबूत चंदर वो आदमी नहीं हैं जो गलतियों को नज़रअंदाज कर जाएं। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन ही में मालूम हो जाएगा। मैं क्यों अपनी ज़ुबान से किसी की शिकायत करूं? बस आगाह कर रहा हूं। ये वो आगाह यानी कि उनको बता रहे हैं कि वो किस तरह के आदमी हैं। बता दिया कि ज़रा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी लायक है मगर इंतहा दर्जा गुस्सावर, नहायत मगरूर और बदमिजाज। खुद हज़ारों हज़म कर जाए और डकार तक न ले, मगर क्या मजाल के कोई माहतात जो उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं एक कौड़ी भी के एक पैसा भी हज़म करने पाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। मैं तो सोच रहा हूँ कि रुख्सत लेकर घर चला जाऊँ। दोनों वक्त हाज़िरी बजा लानी होगी। आप लोग आज से दफ्तर के मुलाजिम नहीं, सेक्रेटरी साहब के मुलाजिम हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाज़ार से सौदा सुल्फ लाएगा, कोई उन्हें अखबार सुनाएगा और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही न होंगे। इस तरह सारे दफ्तर को सबूत की तरफ से बदजन करके मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया कि अपना दिल ठंडा किया। सबूत चंदर उसके 1 हफ्ते बाद गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर बोर्ड के सारे अमले को हाजिर पाया। सब उनका इस्तकबाल करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सबूत लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज 10 साल के बाद मुलाकात हुई। कहाँ हो अब? मदारी लाल बोले, यहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप खैरियत से तो हैं? सबूत, अजी मेरी ना पूछो। बसरा, फ्रांस और ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो ये बहुत अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मेरे लिए ये काम बिल्कुल नया है, कुछ तजर्बा ही नहीं। जहाँ जाता हूँ मेरी खुद नसीबी मेरे साथ जाती है। बसरा में सारे अफसर खुश थे। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिए। वहाँ से आकर कुछ दिनों तक दफ्तर में मटर गश्त करता रहा। मटर गश्त होता है बेकार घूमना। यहाँ आया तो तुम मिले। क्लर्कों को देखकर ये कौन लोग हैं? मदारी लाल के दिल पर बर्छियाँ सी चल रही थी। जालिम 25,000 रुपये बसरा से कमा लाया। यहाँ कलम, अब उसको इस चीज़ की भी हसद है कि वो बसरा से 25,000 रुपये क्यों कमा लाया। यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर सके। बोले, ये लोग बोर्ड के क्लर्क हैं, सलाम को हाजिर हुए हैं। सबूत ने उन सब लोगों को सब लोगों से बारी बारी हाथ मिलाया और बोले, आप लोगों ने नाहक तकलीफ़ की। बहुत मशकूर हूँ कि बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप साहिबान को मुझसे शिकायत का कोई मौका ना मिलेगा। मुझे अपना अफसर नहीं अपना भाई समझिए। आप सब मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुरखरू हो जाऊं कि जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं मैं उनको भी अच्छी तरह से अदा कर सकूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने रफ़ीक का मतलब भी दोस्ती होता है और लंगोटिए यार यानी कि बचपन के दोस्त हैं। एक चरब जुबान क्लर्क ने कहा, हम सब हजूर के ताबेदार हैं। हत्तुल इम्कान तो जनाब को शिकायत का कोई मौका ना देंगे, मगर तकाज़ाए बशर यानी कि इंसानियत का तकाज़ा है, मगर तकाज़ाए यानी कि यहाँ बुशरी लिखा हुआ है लेकिन तकाज़ाए बशर के इंसानियत का तकाज़ा है से अगर कभी सहब के अगर कोई ख़ता हो जाए तो हजूर भी अज़राह सरपरस्ती कि आप चश्म पोशी कि अगर कोई
मिस्टेक होती है तो उसको छुपा दीजिएगा या माफ़ कर दीजिएगा, चश्मपोशी फरमाइएगा। सबूत यही मेरा असूल है, हमेशा यही असूल रहा, जहाँ रहा मातहतों के साथ दोस्ताना बर्ताव रखा कि जो लोग मेरे साथ काम करने वाले हैं, मेरे मातहत काम करते हैं मेरे अंडर में, उनके साथ मेरा जो रवैया है वो दोस्ताना रहा। और हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के ग़ुलाम हैं। अब वो कह रहा है कि जिस तरह से आप मेरे मातहत हैं, मैं किसी और के मातहत काम करता हूँ, कि हम दोनों ही किसी तीसरे के ग़ुलाम हैं। फिर रोब कैसा और हुकूमत कैसी। हाँ, हमें नेक नियति और तनदही से अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए कि हमें अपना काम अच्छे तरीके से फ़र्ज़ शनासी के साथ ड्यूटी को ड्यूटी समझकर करना चाहिए। जब सबूत से रुखसत होकर अमले वाले दफ्तर चले आए तो आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है, हेड क्लर्क के बयान से तो मालूम होता था सबको कच्चा ही खा जाएगा। जनाब, ये दिखाने के दांत हैं। अब ये वो बात है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब वो फिर उनको बता रहा है कि ये तो सिर्फ दिखावे की बातें हैं। सबूत को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क यानी कि वो 1 महीने से सब इकट्ठे काम कर रहे थे। अर्दली चपड़ासी सब उसके बर्ताव से खुश थे। दिलजोई करने का इसमें ऐसा फितरी मादा था कि खुश करने का, कि जो इससे एक बार मिलता हमेशा के लिए गिरफ्ता हो जाता, कि इसका दीवाना बन जाता, यानी कि अच्छे अखलाक का मालिक बनता है। सख्त कलमा के सख्त अल्फाज जो हैं तो उसकी ज़ुबान पर आता ही नहीं, मगर उसकी ये सारी खूबियाँ मदारी लाल की आँखों में खटकती रहती थी। वो उस कांटे को अपने पहलू से निकाल डालने की तरकीबें सोचते रहते हैं। अमले को जो उनके साथ काम लोग कर रहे हैं, अमले को बराखिता करना चाहा, नाकामी हुई। जो उसके मेंबर हैं, मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने की कोशिश की, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते। चिकनी चुपड़ी का मतलब होता है खुशामद, झूठ मूठ की तारीफ। गोया उसके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन घाट में लगे रहते कि कब मौका मिले, यानी कि ताक में रहते कि कब मौका मिले और उसे किसी सबूत को नीचा दिखाऊं। सबूत ज़हीन था, लायक था, मगर मर्दम शनास न था। वो मदारी लाल को अब भी अपना रफ़ीक और शफीक समझता था। रफ़ीक मतलब दोस्त, शफीक शफकत करने वाला, मेहरबान उसे समझता था। मर्दम शनास का मतलब है इंसानों की पहचान। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो कुर्सी खाली देखी। वो किसी ज़रूरत से बाहर चले गए थे। उनकी मेज़ पर 5,000 के नोट पलंदों में बंधे हुए रखे हुए थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे। उसकी कीमत थी, यानी कि ये पैसे जो थे उन्होंने ठेकेदार को देने थे। ठेकेदार आज वसूली के लिए तलब किया गया था कि बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर ख़जाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में निकलकर देखा, सबूत का कहीं पता न था। मदारी लाल की नीयत बरगश्ता हो गई कि उसकी नीयत ख़राब हो गई। हसद में बदनीति भी शामिल होती है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पलंदे उठाए कि पैसे वो जो थे वो उठा लिए। पतलून की दोनों जेबों में भरकर फ़ौरन कमरे से निकले और चपरासी से पूछा, सेक्रेटरी साहब कमरे में हैं या नहीं? चपरासी ने कहा, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये फ़ाइल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क फ़ाइल लेकर चला गया और ज़रा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फ़ाइल मेज़ पर रख आया हूँ। मदारी लाल कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं? किसी दिन धोखा उठाएंगे।
क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा जाता ही कौन है? ज़ाहिरी बात है वहाँ पर दफ्तर के ही लोग जाएंगे। मदारी, तो क्या दफ्तर वाले सब के सब फरिश्ते हैं? अब पैसे तो खुद उठाए हैं लेकिन बात को वो आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा है। कब किसी की नीयत बरगुश्ता हो जाए कि नीयत में फ़र्क आ जाए या नीयत ख़राब हो जाए, कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छों की नीयतें बदलते देखी हैं। हम में उस वक्त सभी शाह नज़र आते हैं, लेकिन मौका पाकर शायद ही कोई शाह रहे। यही इंसानी फितरत का तकाजा है। आप जाकर उनके कमरे का दरवाज़ा दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। क्लर्क चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझला कर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वो कीजिए। चपरासी बैठा हुआ है, चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की, यहाँ एक कागज़ लाख का है। देखें, अब ये सब बातें वो बना रहा है कि वो जो 5000 उसने उठाए हैं किसी तरह से वो हज़म हो जाएं। ये कहकर मदारी लाल उठे और दफ्तर के दरवाजे दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब ज़रा मौका मिला तो नोटों के पलंदे पतलून की जेब से निकालकर एक अलमारी में कागज़ों के नीचे छुपा दिए। फिर आकर अपने काम में हमातन महव हो गए कि अपने काम में मुकम्मल मसरूफ़ हो गए। सबूत चंदर आधे घंटे में लौटे तो दरवाज़ा बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, ये दरवाज़ा किसने बंद कर दिया है साहब? क्या मुझे आने की इजाज़त नहीं है? मदारी लाल ने खड़े होकर वाज़ाना लहजे में, जैसे बंदा वाज करता है, नसीहत करता है, लहजे में कहा, जनाब गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट ही के लिए क्यों ना हो, कि 1 मिनट के लिए ही आप क्यों ना बाहर जाएं, दरवाज़ा ज़रूर बंद कर दिया करें। आपकी मेज़ पर रुपए पैसे और सरकारी कागजात बिखरे पड़े रहते हैं। ना जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो दरवाजे बंद करा दिए। सबूत दरवाज़ा खोलकर कमरे में गए और एक सिगार पीने लगे। मेज़ पर नोट रखे हुए हैं, उसकी खबर ही ना थी। दफतन ठेकेदार ने आकर सलाम किया कि जिसको तलब किया था ठेकेदार को, वो आ गया और उसने सलाम किया। सबूत कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। 10 बजे ही रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार, हजूर रसीद लिखता लाया हूँ कि रसीद है मेरे पास, मैंने रसीद लिख ली है। सबूत, तो ये रुपए लो, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी ख़राब इस्तेमाल की है और कोई चीज़ साफ़ नहीं। अगर ऐसा काम करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। ये कहकर सबूत ने मेज़ पर निगाह डाली तो नोटों का पलंदा ना था, शायद किसी फाइल के नीचे दब गया होगा। कुर्सी के करीब के कागजात उलट पलट डाले मगर नोटों का पता नहीं। नोट कहाँ गए? अभी यहीं तो मैंने रख दिए थे, जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उल्टने पलटने लगे। दिल में ज़रा सी धड़कन होने लगी। सारी मेज़ के कागजात छान डाले, पलंदे का पता नहीं कि पैसे ना मिल नहीं रहे। तब वो कुर्सी पर बैठकर इस आध घंटे के वाक़यात और हरकत का तबसरा करने लगे। चपरासी ने नोटों का पलंदा लाकर मुझे दिया, खूब याद है। भला ये भी भूलने की बात है और इतनी जल्द? मैंने नोटों को लेकर यही मेज़ पर रख दिया, गिना तक नहीं। इतने में एक वकील साहब आ गए। पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता हुआ ज़रा उस दरख्त के नीचे चला गया। यहाँ तो पलंदा रखा हुआ था, खूब अच्छी तरह याद है। फिर नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे, क्योंकि उसने नोट जो हैं वो मेज़ पर ही रखे हैं और उठाए गए हैं मेज़ से ही।
अब वो सब चीज़ों को दोहरा रहा है कि किसी संदूक में नहीं रखे, दराज में नहीं रखे, अलमारी में नहीं रखे, टेबल पे ही रखे थे और वो कहाँ चले गए। फिर गए तो कहाँ गए। शायद दफ्तर में किसी ने एहतियातन उठाकर दफ्तर में से किसी ने एहतियातन उठाकर अलमारी वगैरह में न रख दिए हों, उठाकर रख दिए हों। यही बात है, मैं नाहक इतना घबरा गया। फौरन दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज़ से कुछ नोट तो कहीं नहीं रखवा दिए। मदारी लाल ने इस्तेजाब से पूछा, क्या आपकी मेज़ पर नोट थे? मुझे तो खबर नहीं। अभी मुंशी सोहनलाल एक फ़ाइल लेकर गए थे तो आपको कमरे में ना देखा। मैंने सुना आप किसी से बातें करते चले गए हैं तो दरवाजे बंद करवा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सबूत? अरे साहब, पूरे 5,000 के नोट हैं, अभी अभी चेक बनाया है। मदारी लाल ने सर पीट कर कहा कि सर पकड़ लिया। पूरे 5,000? या भगवान, गज़ब हो गया। भगवान के या अल्लाह, गज़ब हो गया। आपने मेज़ पर देख लिया? सबूत? जनाब, 15 मिनट से परेशान हूँ। मदारी लाल चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था? सबूत? आइए ज़रा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे हवास दुरुस्त नहीं हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे में सरगर्म तलाश हुआ। मेज़, अलमारियां, संदूक सब देखे गए मगर नोटों का पता नहीं। नोट गायब हो गए। अब इसमें शोबे की कि अब इस पर कोई शक शुबा नहीं था कि वाकया ही नोट जो थे वो गायब हो चुके थे, गुंजाइश ना थी। सबूत ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी हैयत ही कि उनकी जैसे तबीयत ही बदल गई, जैसे मस्ख हो गए हों कि इतना उनको शदीद सदमा हुआ कि 5,000 रुपया था और जिस बंदे के देने हैं वो लेने आया बैठा है तो पैसे मिल नहीं रहे। मदारी लाल ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, गज़ब हो गया, आज तक कभी ऐसा साहनिया ना हुआ था। मुझे आज यहाँ 10 साल काम करते हुए हो गए, कभी थैले की चीज़ भी गायब नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही दिन मुतनब्बे कर देना चाहिए था, यानी कि आपको तंबीह कर देनी चाहिए थी या ख़बरदार कर देना चाहा कि यहाँ ज़रा होशियार रहिएगा, मगर शदनी थी, ख्याल ही ना रहा। ज़रूर बाहर से कोई आदमी आया और पलंदा लेकर गायब हो गया। चपरासी की ख़ता यही है कि उसने उस आदमी को कमरे में जाने क्यों दिया। अब ये बात सारी चपरासी की तरफ मोड़ रहा है। वो लाख कस्में खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं उसे कभी तस्लीम नहीं कर सकता। सिर्फ मुंशी सोहनलाल एक फ़ाइल लेकर आपके कमरे में गए थे मगर दरवाजे से ही झांक कर चले आए। सोहनलाल ने कहा, जी हाँ, मैंने तो अंदर कदम भी नहीं रखा। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो मैंने अंदर कदम रखा हो। मदारी लाल, आप नाहक कस्में खाते हैं। आपसे कोई कुछ कहता है, सबूत के कान में बैंक में आपका कुछ रुपया हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिया जाए, वरना सख्त बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, उसके साथ खिफ्त यानी कि उसके साथ हमें ज़लालत भी उठानी पड़ेगी। क्यों उठानी पड़े? सबूत चंदर ने दर्दनाक लहजे में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाईजान। रुपये होते तो क्या गम था, समझ लेता जैसे 25 उड़ गए वैसे 5,000 उड़ गए, मगर मैं तो कलांच हूँ। कलांच का मतलब है माली तौर पर कुछ ना बचना। इसी रात को सबूत चंदर ने खुदकुशी कर ली। इतने रुपयों का इंतज़ाम करना उनके लिए मुश्किल था, पर मौत के सिवा उन्हें अपनी खिफ़त, नदामत, बदगुमानी, ज़िल्लत को छुपाने की और कोई आड़ ना थी। उसने इस ज़िल्लत से बचने के लिए खुदकुशी कर ली ताकि वो ना होगा और ना उसे ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। दूसरे दिन अलसुबह चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। मदारी लाल को रात भर नींद न आई थी। घबरा कर बाहर आए। चपरासी, हजूर,
ये जो हजूर है ये वो लिखा हुआ है हजूर, बड़ा गजब हो गया, जो हम कहते हैं कि बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी को ऐसा मालूम हुआ गोया उनके सर पर कोई बड़ा सा पत्थर टूट पड़ा हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ पुलिस के आदमी जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी डॉक्टरी मुआयना यानी कि उनका मेडिकल डॉक्टरी मुआयना होने वाला है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर यानी कि अफसर जमा हैं। लाश की तरफ, ये लाश की तरफ है जो ये लिखा हुआ है, लाश की तरफ देखे नहीं बनता बाबूजी। कैसे भला मानस, अच्छा आदमी था, हीरा आदमी था कि बहुत अच्छा आदमी था। सब लोग रो रहे थे, छोटे छोटे। 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, ब्याहने लायक यानी कि बच्ची बड़ी है, शादी के काबिल है। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश यानी कि लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं जो आंखें रुमाल से ना पूछ रहा हो कि सबकी आंखों में आंसू हैं। अभी आए हुए कितने ही दिन हुए, पर सबसे कैसा मेल जोल हो गया था। रुपए की तो उन्हें मोहब्बत ही नहीं थी, दरिया दिल था। मदारी लाल के सर में चक्कर आने लगा। दरवाजे की चौखट पकड़कर कि अब ये सारा हुआ तो मदारी लाल की वजह से ही था। अपने को संभाल ना लेते हुए शायद गिर पड़ते। बहू जी बहुत रो रही थी कि लड़के बतलाए तुमने? हजूर 2 लड़के। अब पूछ रहा कि कितने के लड़के, कितने लड़के बतलाए तुमने? हजूर 2 लड़के हैं और 1 लड़की। लड़की सियानी होगी। जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज उठी हैं। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि ये दफ्तर है, दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दुर्गा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, मगर शायद आपकी सलाह लें। सेक्रेटरी साहब लिख कर गए हैं कि मेरा शक किसी पर नहीं है, नहीं तो अब तक तहलीका मच गया होता, सारा दफ्तर फंस जाता। क्या सेक्रेटरी साहब कोई ख़त लिखकर छोड़ गए हैं? जी हाँ, मालूम हुआ है छुरी मारते वक्त, ये वक़्त है लेकिन वक्त लिखा है, छुरी मारते वक्त उन्हें याद आया कि सब दफ्तर गिरफ्तार हो जाएगा। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में मेरा भी जिक्र है, तुम्हें ये क्या मालूम होगा? हजूर अब मैं क्या बताऊं, मगर इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई, आंखों से आंसू के 2 बड़े कतरे टपक पड़े। मैं और वो एक साथ के पढ़े थे। नंदो 8-10 साल तक साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, बस इसी तरह थे जैसे 2 सगे भाई हों। ख़त में मेरी क्या तारीफ़ लिखी है ये तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतज़ाम हो गया है? नहीं साहब, कहा ना कि अभी लाश का डॉक्टरी मुआयना होगा, मगर अब जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी आता हो। हमारे दफ्तर के भी सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, कई आदमी आ गए थे, वही जो उस मोहल्ले में रहते थे। उनसे पुलिस वालों ने मेरी बाबत तो सवाल जवाब नहीं किया। जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सबूत चंदर के घर पहुंचे तो कई अफसर और मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ीन जमा थे, कि मोहल्ले के जो मुअज़्ज़ज़ लोग वो जमा थे। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि वो सब के सब उनकी
तरफ के उसको खुद ब खुद अब ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। बदगुमानी की नज़रों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें फ़ौरन बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें। और सबके बयान लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने इतनी होशियारी से अपना बयान दिया कि इंस्पेक्टर पुलिस भी उनकी कानूनी निक्तादानी का मोतरफ हो गया। सारे बयान में एक लफ्ज़ भी ऐसा ना था जो इनके खिलाफ पढ़ सके। यकायक मरहूम के दोनों बच्चे रोते हुए मदारी लाल के पास आए और बोले, चलिए आपको अम्मा जी बुला रही हैं। दोनों मदारी लाल से मानूस थे कि जानते थे मदारी को सुबोध चंदर की बीवी से कभी बातचीत करने का इत्फाक ना हुआ था। ये बुलावा सुनकर इनका दिल धड़क उठा, कहीं इसका मुझ पर शुबा ना हो, कहीं सुबोध ने मेरी निस्बत शक जाहिर नहीं किया। कुछ झटके, कुछ डरे अंदर दाखिल हुए तो बेवा का नाला ए दिल खराश सुनाई दिया। नाला ए दिल खराश का मतलब दुख से रोना, फरियाद जो दिल पर असर करे। उन्हें देखते ही बेकस बेवा के नाला ए दर्द का कोई दूसरा सोता खुल गया। लड़की ने आकर उन्हें प्रणाम किया और उसके लिए एक कुर्सी रखकर खड़ी हो गई। दोनों लड़कों ने भी उन्हें घेर लिया। मदारी लाल को इन तीनों की नज़रों में ऐसी बेकसाना इल्तिजा भरी हुई मालूम हुई कि वो उनके सामने देख ना सके। उनका नफ्स उन्हें नफरीन करने लगा। जिन गरीबों को उन पर इतना एतमाद, इतना भरोसा, इतनी अकीदत, इतनी यगानत है कि इतना वो प्यार कर रहे हैं, इतना उनके ऊपर भरोसा है कि हर बात उनको बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो उसने क्या किया, पैसे चुराए, जिसकी वजह से खुदकुशी करनी पड़ी। उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा ख़ानदान कि ये पूरे का पूरा ख़ानदान खाक में मिल गया। इन गरीबों का अब क्या हशर होगा। लड़की की शादी करनी है, कौन करेगा। बच्चों की तालीम व तरबियत का बार वज़न कौन उठाएगा। मदारी लाल खुद अपनी नज़रों में इतने जलील हुए, उनके दिल ने खुद इतना धधकारा कि अंदर से उनका जो ज़मीर है वो लानत मलामत कर रहा है कि उनकी ज़ुबान से तशक्की का एक लफ्ज़ ना निकला, कि एक लफ्ज़ भी तसल्ली का ना निकला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ गोया उनके चेहरे पर कोई स्याह और बदनुमा दाग लगा हुआ है, गोया उनका कद छोटा हो गया है। वो सुबोध चंदर को सिर्फ परेशान करना चाहते थे, उसका ये इंजाम होगा शायद उनका गुमान भी नहीं था। मजरूह बेवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वो मंझधार में छोड़ गए कि हमें तो वो बिल्कुल बेजारो मददगार दरमियान में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि दिल में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब उनके कदमों पर रख देती। मुझसे तो यही कहते रहे कि कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि बयान नहीं कर सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके दिल पर नश्तर यानी कि छुरियां चला रहा है, उनके दिल को काट रहा है, चला रहा है। उनके हलक में कोई वज़नी चीज़ फंसी हुई मालूम होती थी। बेवा ने फिर कहा, रात सोए तो खूब हंस रहे थे। साबक दस्तूर यानी कि जो उनका रूटीन का वर्क था, दस्तूर था, डेली वो करते थे। साबके दस्तूर दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर तक हारमोनियम बजाया, कोई ऐसी बात ना की जिससे किसी किस्म का शोभा होता, मगर मुतफक्कर देखकर बोले, तुम नाहक घबराती हो। कि मैं फ़िक्र कर रही थी, मुझे देखकर बोले कि तुम ऐसे ही घबरा जाती हो। मदारी लाल से पुरानी मुलाकात है, आखिर वो किस दिन काम आएगा। मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस शहर में उनकी खासी इज्जत है। रुपयों का इंतज़ाम आसानी से हो जाएगा। फिर ना जाने कब उनका इरादा पलटा। मैं नसीबों के आगे
कुछ कर ना सकना, बदकिस्मत होना, नसीबों जली बदकिस्मत, ऐसी सोई कि रात को सुनकी तक नहीं, कि दोबारा मेरी आंख नहीं खुली। क्या जानती थी कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा मकान तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत ज़ब्त किया पर जोशे अश्क ना रोक सके, कि जो आंखों में पानी आया हुआ था उसे ना रोक सके। आंखों से आंसू बह निकले। बेवा ने आंखें पोंछकर फिर कहा, बाबूजी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप इस बदमुआश का पता ज़रूर लगाइए जिसने हमारा सत्यानाश किया। दफ्तर ही के किसी आदमी की हरकत है। वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर शुबा नहीं, कि मुझे कोई शक नहीं है किसी पर। आपसे सिर्फ यही इल्तिजा करती हूँ कि इस बदमाश को बचकर ना जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका ये हौसला ना होगा। अब हमारे सर पर आपके सिवा और कौन है। किसी से अपना दुख कहें, लाश की ये दरगत होनी ही लिखी थी। मदारी लाल के सर में ऐसा चक्कर आया कि वो ज़मीन पर गिर पड़े। दुर्गत का मतलब होता है बुरी हालत। तीसरे पहर लाश का मुआयना हुआ। जनाजा नदी की तरफ चला। सारा दफ्तर, सारे हकाम और हज़ारों आदमी साथ थे। चिता के मरासम लड़कों के हाथ अदा होने चाहिए थे, मगर लड़के नाबालग थे। बेवा चलने को तैयार ही हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये फ़र्ज़ मुझे अदा करने दो। तुम किरिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सबूत मेरे भाई थे। ज़िंदगी में मैं उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका। अब ज़िंदगी के बाद मुझे अपना दोस्ताना और बरादराना फ़र्ज़ अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। बेवा ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा वफा परवर दिल दिया है बाबूजी, नहीं तो मरने पर कौन पूछता है। दफ्तर के आदमी जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठों भी न आए कि ज़रा दिल की ढारस होती। मदारी लाल ने वाह क्रिया की। 13 दिन तक संस्कार करते रहे। ये जो हिंदुओं की रस्में होती हैं दफनाने की और दफनाने के बाद की, ये वो हैं। 13वें दिन पंडवान हुआ। बरहमनों ने भोजन किया। फ़कीरों को गल्ला तकसीम किया गया। करीबी अहबाब की दावत हुई और सभी अखराजात मदारी लाल ने अदा किए। बेवा ने हर चंद इसरार किया कि आपने जितना किया इतना ही बहुत है। अब मैं आपको और ज़्यादा ज़ेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक ना सुनी। सारे शहर में लोग उनकी तारीफ़ करने लगे। दोस्त हो तो ऐसा हो। 16वें दिन बेवा ने मदारी लाल से कहा, भैया, आपने हमारे साथ जो सलूक किया और एहसान किए, इनसे हम मरते दम तक सबकदोश नहीं हो सकते। आपने हमारे सर पर हाथ ना रखा होता तो नहीं मालूम हमारी क्या गत होती, कि हमारी क्या हालत होती। इसी तरह कभी कभी याद कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए कि घर जाएं। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह ज़िंदगी के दिन कट जाएंगे। मदारी लाल, घर पर कितनी जायदाद है। बेवा, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े, अभी अधूरा पड़ा है। 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत ही ना आई। मदारी, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती ही का सहारा है। बेवा,
जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपया रहने ही न पाता था, बस वही खेती बाड़ी है। मदारी तो इन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की बसर औकात भी हो। बेवा और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी ना किसी तरह जिंदगी तो काटना ही है। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती मदारी, और अभी लड़की की शादी भी करनी है। बेवा, लड़की की शादी की अब कोई फिक्र नहीं है। काश्तकारों में बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए शादी कर लेंगे। मदारी ने जरा देर खामोश रहकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? बेवा, भैया जी आपकी सलाह न मानेंगे तो किसकी सलाह मानेंगे, दूसरा और है ही कौन। मदारी, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे खाएं रहेंगे वहीं आपके बच्चे भी रहेंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ़ ना होगी। मेरा मकान काफ़ी बड़ा है, आप चाहेंगी तो इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा आपको दे दूंगा, वरना एक साथ ही रहेंगे। ईश्वर ने चाहा तो लड़की की शादी भी किसी शरीफ ख़ानदान में हो जाएगी। कि अल्लाह ने चाहा, ईश्वर का मतलब अल्लाह। बेवा ने आंखों में एहसान और तशक्कर यानी कि शुक्र के आंसू भरते हुए कहा, मगर बाबूजी सोचिए। मदारी ने बात काट कर कहा, मैं ना कुछ सोचूंगा और ना कोई उज़र मानूंगा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको मेरी ये दरख्वास्त कबूल करना पड़ेगी। मैं आज 10 दिन से इस मसले पर गौर कर रहा था और इस तजवीज़ के सिवा मुझे और कोई दूसरी सूरत नज़र नहीं आई। उफ, 2 भाइयों के ख़ानदान क्या एक साथ नहीं रहते? सबूत को मैं अपना भाई समझता हूँ और हमेशा समझूंगा। बेवा का कोई उज़र ना सुना गया। उसी दिन मदारी लाल सारे ख़ानदान को अपने घर ले गए और आज 10 साल से उनकी परवरिश कर रहे हैं। लड़की की शादी एक बहुत मुमताज़ ख़ानदान में हो गई। दोनों बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं और उनकी माँ मदारी लाल के घर की मालकिन है। मदारी लाल और उनकी बीवी दिलो जान से उनकी खिदमत करते हैं और उसी की मर्ज़ी को मुकद्दम समझते हैं। मदारी लाल ने अपने गुनाह को खिदमत के पर्दे में छुपा लिया है। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं। अफसाना कुफारा का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान की हकीकी अज़मत अपनी गलतियों का एतराफ़ करने और उन्हें सुधारने में है। बाबू मदारी लाल का किरदार इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि जब इंसान दूसरों की कामयाबी पर हसद करता है तो वो सिर्फ दूसरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि अपनी बर्बादी का सबब भी बनता है। मदारी लाल अपनी गलतियों और गुनाहों का कुफारा खिदमत के पर्दे में छुपाकर अदा करता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस अफसाने के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि हसद और रकाबत की आग इंसान को अंदर से खा जाती है, मगर जब इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है और अपनी गलतियों की इस्लाह करता है तो वो ना सिर्फ अपनी रूहानी बालिदगी हासिल करता है बल्कि माशरती तौर पर भी बुलंद हो जाता है। अब है इसका खुलासा। उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कुफारा इंसानी फितरत के मनफी पहलुओं, ख़ास तौर पर हसद, बुग़्ज़ और बदनीयती को नुमायाँ करता है। इस अफसाने का एक किरदार जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड क्लर्क होते हैं, उन्हें दफ्तर की तरफ से इतला दी जाती है कि उनके नए सेक्रेटरी साहब के लिए सबूत चंदर का तकर्रुर कर दिया गया है। ये सुनकर मदारी लाल हवास बाख्ता यानी कि उनके जो हवास हैं वो बरकरार नहीं रहते, बाख्ता हो गए, क्योंकि सबूत और मदारी लाल एक साथ पढ़े थे। सबूत बहुत ज़हीन था। मदारी लाल को सबसे ज़्यादा नफ़रत सबूत से थी। मदारी लाल ने उसे स्कूल से निकलवाने की बहुत साजिशें की, गलत इल्ज़ाम लगाए,
गलत इल्ज़ाम लगाए, उसे बदनाम किया। अब जबकि वो मदारी लाल का अफसर बन के आ रहा था तो मदारी लाल को डर था कि कहीं सबूत इससे पुराना बदला ना लेने की कोशिश करे। मदारी लाल ने दफ्तर के लोगों को सबूत से बदज़न किया, लेकिन सबूत ने आते ही अपने अच्छे बर्ताव से सबको अपना गिरफ्ता के अपने अच्छे सलूक से अपना साथी बना लिया, गर्विदा बना लिया, अपना गर्विदा कर लिया। मदारी लाल उसके खिलाफ साजिश करने का मौका तलाश करने लगा और सबूत के पैसे चुरा लिए। ये दफ्तर के पैसे थे जो किसी ठेकेदार को देने थे। जब वो रकम ना मिल सकी तो सबूत ने अपनी नदामत, बदगुमानी और ज़िल्लत के डर से खुदकुशी कर ली। मदारी लाल को जब पता चला तो वो सबूत के घर गया और उसके 2 छोटे बेटों, एक लड़की और उसकी बेवा से मिलकर उसका ज़मीर मलामत करने लगा और वो बहुत पशेमान हुआ। अपनी गलती की तलाफ़ी के लिए उसने एहसान और ख़िदमत को अपना शआर बनाते हुए सबूत की आखिरी रसूमात का सारा ख़र्चा खुद किया और फिर उसकी बेवा और बच्चों को अपने साथ ले गया और 10 साल से उनकी परवरिश करता रहा। उसकी लड़की की अच्छे घर में शादी की। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसकी माँ, बच्चों की जो माँ है, मदारी लाल के घर में मालकन की तरह दोनों मियाँ बीवी के साथ रह रही थी। इस अफसाने के ज़रिए ये पैगाम दिया गया है कि हसद और रकाबत की आग इंसान को अंदर से खा जाती है, मगर इंसान जब अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है और अपनी गलतियों की इस्लाह करता है तो वो न सिर्फ़ अपनी रूहानी बालिदगी हासिल करता है बल्कि मुआशरती तौर पर भी बुलंद हो जाता है। इससे हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी से कोई हसद या बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। ये कुछ मुश्किल अल्फाज जो हमारे सबक के अंदर आए हैं, हमने वहाँ भी एक्सप्लेन किए थे। इनको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पलंदा, ढेर, बहुत ज़्यादा, जान बरारी, जान छूटना, चश्म पोशी फरमाना, तवज्जो ना देना, छुपाना, हवास मफलूज हो जाना, होश में ना रहना, खफ्त, शर्मिंदगी, सानहात, दुख के वाक़यात, सदगोना, सोगना, कलेजा ठंडा करना, दिल को सुकून देना, मटर गश्त करना, बेकार घूमना, तशक्की, तसल्ली, दलासा, जिगरदोज, बहुत दर्दनाक, चकनी चुपड़ी बातें करना, खुशाम, झूठ मूठ की तारीफ़, खलश, ख्वाहिश जो पूरी ना हो, दुर्गत, बुरी हालत, सोजश, सूजना, कलांच, माली तौर पर कुछ ना बचना, लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त, मोदम शनास, इंसान की पहचान, मुकद्दम समझना, फ़ौक़ियत देना, बेहतर समझना, नसीबों जली, बदकिस्मत, नीयत बरगुश्ता हो जाना, नीयत ख़राब हो जाना, नफरीन, बुरा भला कहना, बद्दुआएं देना, नाला ए दिल खराश, दुख से रोना, फरियाद जो दिल पर असर करे। यहीं पे हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।